पूंजीवाद का संकट यह है कि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद हमेशा संकट में रहता है क्योंकि वो मजदूर की मजदूरी घटाता है, जिससे माल बिकना बंद हो जाता है और संसाधनों को वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। भारतीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कबूल किया गया है कि 16 आदिवासी महिलाओं ने एविडेंस रखे हमारे सामने कि हमारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं। हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं आदिवासी इलाके में। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, वो गए हैं भारतीय पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए। विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? युद्ध। गांधी कहते हैं अगर भारत अंग्रेजी विकास का ये मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर युद्ध करेगा, किस पर हमला करेगा? गांधी कहते हैं लिख कर रख लो, अगर भारत ने अंग्रेजों का विकास का मॉडल अपनाया तो एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। बहुत ही मौजूं मुद्दे पर आज ये बैठक रखी गई है। उसमें मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज जब हम कॉरपोरेटाइजेशन और मिलिटराइजेशन के खिलाफ बात करने के लिए जमा हुए हैं, तो मैं दो लोगों की बात से अपनी बात को शुरू करूंगा। उसमें हम ये मानते हैं कि दोनों बहुत विपरीत विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन मैं आपके सामने ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि उन दोनों ने लगभग एक जैसी बात कही है और करीब करीब एक जैसी बात कही है। उसमें से एक है भगत सिंह और दूसरे हैं गांधी। दोनों ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और भगत सिंह जेल से खत लिखते हैं पंजाब के गवर्नर के नाम, जिसे द लास्ट पेटिशन कहा जाता है। वो उनका आखिरी खत है। उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि आपने एक युद्ध थोपा है भारत की जनता के ऊपर, और वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ वॉर डज एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जारी रहेगा। वो कहते हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और मेहनतकश अवाम की श्रम को लूटने के लिए उस पर एक युद्ध थोपा है, और हम ये कबूल करते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हैं और ये युद्ध चलता रहेगा। भले ही अंग्रेज चले जाएं और भारतीय लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाती। और भगत सिंह कह रहे हैं कि हम कबूल करते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हैं, इसलिए हमें युद्धबंदी घोषित किया जाए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ये भगत सिंह लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? युद्ध। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं हिंद स्वराज में, अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास के मॉडल में विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, लेकिन प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप विकसित हैं, आपके पास कम पैसा है आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है,
बहुत जमीन है तो आप बहुत विकसित हैं, लेकिन अगर आपके पास साइकिल है, एक कुटिया है, काम चलाऊ पैसा है, तो आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर का विकास नहीं होगा। और गांधी कहते हैं कि अंग्रेज अपने इस मॉडल को सस्टेन रखने के लिए सारी दुनिया में युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा गया कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन उसी लेखक ने लिखा है कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन रखने के लिए सारी दुनिया में युद्ध करते हैं। गांधी कहते हैं अगर भारत अंग्रेजी विकास का ये मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर युद्ध करेगा, किस पर हमला करेगा। गांधी कहते हैं लिख कर रख लो, अगर भारत ने अंग्रेजों का विकास का मॉडल अपनाया तो एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस अंग्रेजी विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? युद्ध। अब हमारे इस समय सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं आदिवासी इलाके में। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, वो गए हैं भारतीय पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस वहां क्या कर रहे हैं? ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो एक पूर्ण युद्ध होता है, फुल फ्लेज वॉर, उसमें लगे हुए हैं। आप चलिए छत्तीसगढ़, 1-1 किलोमीटर पर फौजी दस्ते तैनात हैं, कैंप्स बने हुए हैं बड़े बड़े, 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़ में हजार सिपाही वहां हैं। ट्रकों में आपको बंदूकों से लैस सिपाही जीपों में जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सूडान में आ गए, अफगानिस्तान में आ गए, किसी युद्ध क्षेत्र में आ गए। आप नंगी आंखों से युद्ध देख सकते हैं। इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। ये फुल फ्लैज वॉर है, उसमें हत्याएं हैं, उसमें अपहरण है, उसमें झूठ है, प्रोपेगेंडा है, उसमें बलात्कार है। कहते हैं कि बलात्कार युद्ध का टूल है, एक वॉर टूल है जो इंटरनेशनल वॉर में यूज होता है। लेकिन भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी ही जनता के खिलाफ बलात्कार को एक वॉर टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये भारत की बनाई हुई वैधानिक संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, पढ़ लीजिए। भारतीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कबूल किया गया है कि 16 आदिवासी महिलाओं ने एविडेंस रखे हमारे सामने कि हमारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं। अभी पिछले 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने 700 पेटिशंस डिसमिस कर दी। 700 पेटिशंस। क्या पेटिशंस थी? हत्याओं की, बलात्कारों की। जज कहता है डायस पे बैठ के, अरे बलात्कार कर दिया तो क्या हो गया, हमारे सिपाही भी तो मर रहे हैं। मतलब अगर हमारे सिपाही मर रहे हैं तो बलात्कार जायज है। ये जज कह रहा है हाई कोर्ट का, अभी वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। वो कह रहा है बलात्कार किया जा सकता है। ये खतरा क्या है? इसमें खतरा ये है, ये युद्ध आदिवासी इलाके में सीमित नहीं रहेगा, ये आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। पूंजीवाद का संकट यह है कि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद हमेशा संकट में रहता है, क्योंकि वो मजदूर की मजदूरी घटाता है, जिससे माल बिकना बंद हो जाता है।
और संसाधनों को वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए वो हमेशा नए संसाधनों पर और श्रम के नए क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य फैलाता जाता है। इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। वो नए नए इलाकों पे कब्जा करता है। जो इंटरनेशनल वॉर होती है वो इसीलिए होती है। वो इसलिए नहीं होती कि मुसलमान बहुत आतंकवादी हो गए इसलिए अमेरिका उनको लोकतंत्र सिखाने जा रहा है। नहीं, वो तेल पर कब्जा करने के लिए युद्ध होता है, जिसको कहा जाता है कि ये वॉर ऑन टेरर है। वो झूठ है। बस्तर में नक्सलवादियों को मारने के लिए नहीं गई है हमारी फौजें, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। क्योंकि अगर नक्सलवाद से ही लड़ाई होती तो नियमगिरी में कौन से नक्सलवादी थे? बंगाल में जंगल महल में कौन से नक्सलवादी थे? तो जहां नक्सलवादी नहीं भी हैं वहां भी हमारी फोर्सेस जाती हैं और जाकर के संसाधनों पर कब्जा करती हैं। खतरा यह है कि ये युद्ध पूंजीपति भारत की मिनरल्स पर कब्जा करने के बाद संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाएगा। उसका अगला निशाना, भारतीय पूंजीपति का अगला निशाना भारतीय एग्रीकल्चर है। भारत की खेती की जमीनों पर अगला कब्जा होगा। आप लिख कर रख लीजिए। और ये वॉर आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। आपके हरियाणा में, पंजाब में, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां जहां प्लेन लैंड से पहले उस पर कब्जा होगा। गांव गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, नौजवानों के कत्ल होंगे, बलात्कार होंगे। ये वॉर बहुत जल्दी आपके दरवाजे आने वाली है। वॉर इज एक्सपेंडिंग एंड वेरी सून इट इज गोइंग टू रीच एट योर डोर स्टेप। आपके दरवाजे पर ये वॉर पहुंचेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके संसाधनों पर कब्जा करेंगे। आप देख लीजिए, आजादी के बाद बेरोजगारी इस समय चरम पर है, सबसे ऊंचे पॉइंट पर है। तो वो आपकी संसाधन भी ले लेंगे, वो आपकी नौकरी भी ले लेंगे, आपके रोजगार ले लेंगे। और आपको मालूम है कि बैंक हमारे खाली हो चुके हैं। भारत के बैंकों में गरीबों का रखा हुआ पैसा पूंजीपति हड़प कर चुके हैं। भारत के बैंक खाली हैं, दिवालिया होने के कगार पर। हर साल एनपीए के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया माफ किया जा रहा है। तो ना आपके पास संसाधन बचेगा, ना रोजगार, ना बैंक में पैसा। आपको कंगाल कर दिया जाएगा। और जो सीए एनआरसी ला रहे हैं उसके बाद आपके नागरिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये गलत फहमी है कि ये मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है। ये दरअसल दलित और आदिवासी के खिलाफ लाया जा रहा है। क्योंकि इसमें नागरिकता हर एक की पूछी जाएगी कि आप अपनी नागरिकता साबित करो। और आपका आधार, आपका राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, कुछ आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आपके लैंड रिकॉर्ड्स, भारत का 80% दलित भूमिहीन है, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा। उससे कहा जाएगा शरणार्थी का पर्चा भर, तुझे हम नागरिकता अता करेंगे, हम तुझे खैरात में देंगे नागरिकता। और नागरिकता खैरात में मिलने के बाद उसका रिजर्वेशन खत्म। तो सीए एनआरसी के बाद दलित का आरक्षण छीना जाएगा। आदिवासी से कहा जाएगा तू साबित कर, उसकी जमीनों के कागजात जला दिए हैं आपने, छीन लिया है, कागजात बनाए नहीं है। और आदिवासी का जमीन भी जाएगा, उसका रिजर्वेशन भी जाएगा। और उसके बाद भारत का जो बुद्धिजीवी है उसकी नागरिकता छीनी जाएगी किसी भी बहाने से। हम में से किसी के भी कागजात चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी। बुद्धिजीवियों को जेलों में डाला जाएगा। और भारत के नागरिकों को, ज्यादातर को, औरतें नहीं साबित कर पाएंगी। ना उनके बाप की संपत्ति में उनका नाम होता है, ना पति की संपत्ति में उनका नाम होता है, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगी। इस देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता खो देंगे। और उसके बाद उन्हें अमित शाह खैरात में देगा कि ये प्रोविजनल सिटीजनशिप है। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो नागरिकता छीन ली जाएगी, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। हमारी हालत कीड़े मकोड़े की कर दी जाएगी। ये नागरिकता का पूरा कैरेक्टर चेंज कर देंगे। तो आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लड़ाई बहुत फियर्स होने वाली है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। उसके लिए हम सबको तैयार रहना है। और ऐसा मत समझिए कि दूर कहीं आदिवासी इलाकों में चल रहा है कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन और अगर हम अच्छी सरकार चुन लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत भयानक है। लेकिन एक और चुनौती है कि ये लगातार हमें बांटने के लिए, इनको मालूम है कि भारत की जनता अगर मिलकर लड़ेगी तो हमें हरा देगी। फांसीवादियों को बार बार हराया जाता है, हरा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें मालूम है। इसलिए ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि कैसे
हम भारत की जनता को बांटे, तो आप देखेंगे कि औरतों के खिलाफ मर्दों को खड़ा करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। रोज सुबह जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो बराबरी की मांग करने वाली औरतों को डी कह करके उनको गाली दी जाती है। आरएसएस वाले रोज मैसेज भेजते हैं कि जो समानता की बराबरी की मांग कर रही हैं, अधिकारों की मांग कर रही हैं, ये औरतें भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ये खराब औरतें हैं। तो औरतों के खिलाफ पूरा कैंपेन चला रहे हैं। छात्रों के खिलाफ भारत में हर बच्चे का ये कर्तव्य, ये अधिकार है कि उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आपने ग्रांट घटा दी है, फीस बढ़ गई है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन मत करो, शिक्षा सस्ती कर दो, तो इस समाज ने यूनिवर्सिटी में घुस करके अपने बच्चों के सिर फाड़ दिया। आपको याद होगा जेएनयू में किस तरह स्टूडेंट्स के सिर फाड़े गए क्योंकि वो सस्ती शिक्षा की मांग कर रहे थे। समाज को इन्होंने ऐसा बांट दिया है कि आज हमारा समाज सस्ती शिक्षा की मांग करने वाले अपने बच्चों के सिर फाड़ सकता है। ऐसा इन्होंने समाज को बांट दिया है। तो इस बंटवारे के प्रति भी हमें बहुत सावधान होना है, जागरूकता फैलानी है, समाज को एक करना है। विभिन्न जो हमारे समुदाय हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबको एक साथ इकट्ठा कर इनके इस बांटने वाले प्रोजेक्ट के खिलाफ भारत के अवाम को एक करके इस आने वाले हमले के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना है। आपने मुझे मौका दिया और हमारे साथी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।